Assalamu alaikum. This is Mohit Pizada in Washington, United States, with an update on war. अमेरिका इसराइल की ईरान के खिलाफ जंग कैसे दुनिया को मुतासिर कर रही है, कैसे अमेरिका और यूरोप के रिलेशनशिप में एक स्ट्रेन और एक तनाव की कैफियत है, कैसे उस तमाम सूरत हाल के नतीजे में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो अपने आप को तन्हा महसूस कर रहे हैं, सियासी तौर पे कमज़ोर हो रहे हैं। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं, जैसा कि अमरीकी ज़राए इब्लाग में अब खुल्लम खुल्ला इसकी डिस्कशन हो रही है। ईरान और हिंदुस्तान के दरमियान क्या हो रहा है और प्यारा पाकिस्तान इस पूरी सूरत हाल में कहाँ फिट होता है, इन तमाम चीज़ों के साथ मैं एक एनालिसिस आपके सामने रखूँगा। लेकिन सबसे पहले थोड़ी सी नज़र दौड़ाते हैं इसराइल के ऊपर, जहाँ के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के बारे में अब ये सवाल उठ रहा है कि बेंयामिन नेतन्याहू आखिर हैं कहाँ। एक दिन पहले मैंने अपनी वीडियो में आपको डिस्कस किया था, मैंने दिखाया था आपको कि कैसे वो जेरूसलम में, ईस्ट जेरूसलम में एक कॉफ़ी शॉप में, एक कैफ़े में अपीयर हुए आईआरजीसी की थ्रेट के बाद, जहां आईआरजीसी ने, ईरानियन गार्ड्स ने तस्वीर लगा के कहा था कि अगर ये शख्स ज़िंदा है तो हम उसे बहुत जल्दी मार डालेंगे। और मैंने उसमें ये क्लेम किया था, एनालिसिस दिया था कि वो कॉफ़ी शॉप में गए ही इसलिए हैं ताकि एक प्रोग्राम तरीके से, एक बड़े डॉक्टरेट तरीके से वो ये साबित कर सकें कि मैं ज़िंदा हूँ। जहाँ उनकी एक स्टेटमेंट सामने आई कि आई एम डाइंग फॉर कॉफ़ी, यानी मैं मरा नहीं हूँ, मैं डाई नहीं मैंने किया, लेकिन मैं कॉफ़ी के लिए जो है वो इस वक्त मैं मर रहा हूँ। तमाम उसके बाद से बहुत सा तबसरा और एनालिसिस सोशल मीडिया पे ये कहता है कि ये जो वीडियो इशू की गई है कॉफ़ी से, जिसके बारे में कॉफ़ी शॉप वालों को कहना है कि उन्होंने वाकई ज़िंदा सलामत नेतन्याहू को वहाँ पे देखा, उससे हाथ मिलाए थे, ये वीडियो लगता है कि एआई के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए बनाई गई है। और उसमें 3-4 वजूहात हैं और एक से ज़्यादा जो एनालिस्ट है वो ये कहता है, वो कहते हैं कि इसके अंदर जो डिजिटल एनोमलीज नज़र आती हैं, फॉर इंस्टेंस जो फिंगर्स की मूवमेंट है वो नेचुरल नहीं है, उनके फेस कभी ओवल लगता है, कभी राउंड लगता है। फिर वो ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉफ़ी का, ये अगर मैं आपको दिखा सकूं, मैं कोशिश करता हूं कि कॉफ़ी का प्याला वो मूव करते हैं और प्याला जो है वो ऐसे मूव होता है कि कॉफ़ी को छलकना चाहिए था, गिरना चाहिए था, क्योंकि ग्रेविटी से ज़्यादा कॉफ़ी को बाहर गिरना चाहिए था, लेकिन कॉफ़ी के प्याले से बाहर गिरती नहीं है, जिससे लोगों को ये शक है कि ये एआई से बनी हुई वीडियो है। मुझे इसका नहीं पता, मैं इसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ जो इसके हवाले से लोगों के जहन में इस वक्त खदशात पाए जाते हैं और ये यहाँ पर इसकी बहुत सी डिस्कशन दुनिया भर में हो रही है। मैंने इसके हवाले से बाकायदा वीडियोस देखी हैं जिसमें ये एनालिसिस, बाकायदा ग्राफिक, पूरा एक एनालिसिस जो है साइंटिफिक इसका किया गया है मैथमेटिकली कि क्यों ये वीडियो एआई की वीडियो है। इसमें मज़ीद जान इसलिए पड़ गई कि लोगों को ये पता चला कि 14 मार्च 2026 को जो नेशनल सिक्योरिटी कैबिनेट की जंग के हवाले से मीटिंग हुई, जिसको प्राइम मिनिस्टर यूएई तौर पे चेयर करते हैं, और वहाँ पर वो मौजूद नहीं थे, और वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर इसराइल कैट्स ने उसको प्रिसाइड किया। अब इसका काउंटर आर्गुमेंट यह है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत मसरूफ़ हो सकता है और जंग के हवाले से हर मीटिंग में उसका शामिल होना ज़रूरी नहीं है। और लेकिन बहरहाल स्पेकुलेशन ये है कि या तो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू किसी मिसाइल स्ट्राइक में मारे जा चुके हैं या ज़ख्मी और इनकैपेसिटेटेड हैं, या फिर ये है कि वो और लोगों ने बाकायदा उनकी ऑबिचुरी जो है बड़ी खूबसूरत सी इशू कर दी है कि इस साल से इस साल तक, उसमें बाकायदा लिख दिया गया है कि 2026 में उनकी हत्या हो गई, वो फारिग हो गए दुनिया से। लेकिन मुझे शक ये है कि असल वजह ये है कि वो एहतियात कर रहे हैं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि उनको अपने दिल में पता है कातिल तो वो हमेशा से थे। वो एक एज अ स्टेट्समैन अपने आप को जस्टिफाई करते रहे होंगे कि मैंने हज़ारों लोगों को मारा। कई उन्होंने असैसिनेशन स्ट्राइक्स जो हैं वो ऑर्डर की, जिसके नतीजे में फ़लस्तीनियों को मारा गया, शाम के लोगों को मारा गया, जिसके नतीजे में ईरान की लीडरशिप को मारा गया, ईरानियन गार्ड्स को मारा गया, हमास को मारा गया, हिज़्बुल्लाह को मारा गया। लेकिन इन तमाम वारदातें और ये तमाम जो कत्ल उन्होंने ऑर्डर किए, असैसिनेशन ऑर्डर्स की, तो नेतन्याहू ये समझते थे कि एज अ स्टेट्समैन मेरे पास ये राइट है, क्योंकि स्टेट्समैन को ये राइट दिया गया है इंटरनेशनल लॉ के अंदर, और मेरे पास एक इम्यूनिटी है। लेकिन अब नेतन्याहू इस इम्यूनिटी को ख़ुद ख़त्म कर चुके हैं इमाम अली ख़ामेनेई को कत्ल करने के बाद। तो ज़ाहिर है कि वो डरे हुए हैं और मेरा ख़्याल है कि वो छुपे हुए हैं और उनको लगता है कि उनकी ज़िंदगी ख़तरे में है। एट द सेम टाइम उनकी स्टेट ऑफ माइंड इस किस्म की है कि यके बाद दीगरे बहुत से टॉप अमेरिकन एनालिस्ट जो हैं इस सच्चे का इजहार करते हैं कि नेतन्याहू इतनी बुरी तरह से फंस गए हैं कि ये ईरान के ख़िलाफ़ जंग बंद करने के लिए न्यूक्लियर स्ट्राइक्स, न्यूक्स जो हैं, टैक्टिकल न्यूक्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। और लेटेस्ट जो मैंने सुना
वो मैंने प्रोफेसर जेफरी सैक को, कोलंबिया यूनिवर्सिटी के इंतहाई रेस्पेक्टेड प्रोफेसर जेफरी सैक ने भी ये एनालिसिस दिया है एक जगह पे, जहाँ पे उनको कहना है कि नेतन्याहू जो है वो ईरान के खिलाफ न्यूक्स जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। बहरहाल नेतन्याहू के दस्ते रास्त, उनके साथी जिनको उन्होंने कंट्रोल करके जंग की है, जिनके बगैर वो ये जंग कर ही नहीं सकते थे, जैसे मैंने वीलॉग आफ्टर वीलॉग में आपको कहा है कि जून 2025 से अब तक के वाक़यात को देख के ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो जाती है कि इसराइल किसी भी सूरत में तन तनहा ईरान के साथ जंग नहीं कर सकता था, बिकॉज़ उसकी कैपेसिटी नहीं है कि इतनी देर तक ईरान के मिसाइल्स को की स्ट्राइक्स बर्दाश्त करे। और ये जंग सिर्फ इसलिए हो रही है कि इसमें अमेरिका अपनी पूरी आबोताब और अपनी तमाम तर ताकत के साथ जो है अमेरिका इस जंग के अंदर इन्वॉल्व है, जिसके तकरीबन 2.5 बेड़े जो हैं वहाँ पे फ्लीट मौजूद हैं। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप जिनको इस्तेमाल किया गया है इस जंग के लिए, उनकी क्या सूरत हाल है? डोनाल्ड ट्रंप इंतहाई परेशान है। वाशिंगटन के अंदर से तमाम हमें समझ आ रही है कि बहुत बुरी शक्ल के अंदर है वो इस वक्त, और उसकी बहुत सी वजूहात हैं जो एक एक करके मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि न्यूयॉर्क टाइम्स की एक स्टोरी है जो कहती है कि चीन और अमेरिका के रिलेशनशिप ईरान की जंग के बिल आखिर जद में आ गए हैं, और ये बात अब वाज़ेह हो गई है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रिप और विज़िट था, जो 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होना था, जिसमें अमेरिका और रूस और चीन के दरमियान में ट्रेड रिलेशनशिप का, इकोनॉमिक रिलेशनशिप का, स्ट्रेटेजिक मामलात का, ताइवान का, ओवरऑल दुनिया के, बिकॉज ज़ाहिर है दुनिया के इस वक्त 2 ही बड़े पोल हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। अब ये मीटिंग नहीं हो रही, ये मीटिंग डिले हो जाएगी। फॉर द टाइम बीइंग ये मीटिंग कैंसिल हो गई। तो हम इस मीटिंग का इस तरह से कैंसिल हो जाना जो है, ये एक बड़ा ही पुरसरार और मिस्टीरियस किस्म का मामला है, और इसके बारे में जो भी एक्सप्लेनेशन ऑफिशियली तौर पे दी जा रही है वो नाकाफ़ी है। मेरा ख्याल है कि असल हकीकत को छुपाया जा रहा है, और बहुत जल्दी हमारे सामने एक्सियोस की या न्यूयॉर्क टाइम्स की या वाशिंगटन पोस्ट की या एफटी की कोई ऐसी स्टोरी आएगी, ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि अमेरिकन अखबार की होगी, जिससे हमें पता चलेगा कि असल वजह इसकी जो है वो क्या है। ट्रंप ने मंडे को ये कहा कि चीन ने चूँकि नेवल शिप्स नहीं दिए एस्कॉर्ट करने के लिए, मैं एक्सपेक्ट करता था कि चीन, आपको पता है कि कहा गया था कि सारी दुनिया के ममालिक, 7-8 ममालिक से कहा गया था जिसमें चीन भी था, और ये बड़ी हैरानगी की बात थी कि चीन को भी कहा जा रहा है कि आप अपने डिस्ट्रॉयर्स दें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने के लिए, लेकिन चीन ने वो नहीं दिए, और मुझे लगता है कि मेरा ट्रिप जो है चीन का इसी वजह से डिले हो जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है, ये बात बिल्कुल हज़म नहीं होती कि इस वजह से चीज़ डिले हो रही है। और ट्रंप ने बाकायदा एक स्टेटमेंट इशू की है मंडे को, जो ब्लैक एंड वाइट स्टेटमेंट है उनकी, जिसके एग्जैक्ट मोरल अल्फाज ये हैं कि आई वुड लव टू कम। चीन को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत शौक़ है आने का, आई वुड लव टू कम, लेकिन आई एम नीडिड हेयर, जंग की वजह से मेरी यहाँ पे ज़रूरत है। अब चीन में इस हवाले से बहुत सी डिस्कशंस हो रही हैं, और अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स चीन के अंदर जो एटीट्यूड है इस वक्त चीन की हुकूमत का, डोनाल्ड ट्रंप की सारी जो वो खेल खेल रहे हैं अपने हिसाब से, उसका इससे अंदाज़ा लगाएं कि फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन से जब पूछा गया कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि चीन भी अपने वॉरशिप्स दे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को खोलने के लिए, तो उन्होंने एक बड़ा इसका कड़ा और बरजस्ता किस्म का जवाब दिया, और वो ये था कि हमारी पोजीशन ये है कि तमाम साइड्स को फौरी तौर पे इस जंग को बंद करना चाहिए, हमें इस खत्ते में सीज़ फायर चाहिए। चाइना में जो डिस्कशंस हुई उसमें मीडिया के लोग भी हैं, आपको पता है कि चीन की जो चीन की पब्लिक स्पेस है वो अमेरिका के मुकाबले में मगरबी ममालिक के बारे में बड़ी रिस्ट्रिक्टेड है। वहाँ चंद टॉकिंग हेड्स होते हैं, और वो टॉकिंग हेड्स मीडिया के भी हैं, वो थिंक टैंक्स के भी हैं, वो यूनिवर्सिटीज़ के भी हैं, शंघाई और बीजिंग के, और उनको बड़ी हैरानगी है कि हमें कहा जा रहा है शिप्स देने के लिए। एक साहब का मैंने कमेंट पढ़ा, एक प्रोफेसर का, उन्होंने कहा हमें शिप्स देने, हमसे शिप मांगे, पूरी दुनिया से शिप मांगे, ईरान से ही मांग लेते। अगर पूरी दुनिया से ही शिप मांगने तो फिर ईरान के भी डिस्ट्रॉयर मांग लेने थे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस खोलने के लिए। बहरहाल 2 एकेडमिक्स की मैंने बड़ी इसमें वेल थॉट आउट पोजीशन देखी है, और वो मैंने जो पिछले वीलॉग में आपसे जिक्र किया था, उनको भी यही शक है एज़ पर देयर एनालिसिस। वो ये कह रहे हैं कि दर हकीकत डोनाल्ड ट्रंप चीन से ये कह रहे हैं कि ये जंग बंद करने में आप मेरी मदद करें और हमें मेडिएट करें ईरान और अमेरिका के दरमियान, और ये हमें जंग बंद करवा के दें। और ये जो कुछ भी उनकी सिंबलिज्म है, और ट्रिप को कैंसिल करना, ये डिले करना है ही इसलिए कि मैं तब आऊँगा, मैं मेके नहीं आऊँगी, मैं मेके आऊँगा, वो वाली कहानी हो गई यहाँ पे। तो मैं तब आऊँगा चीन जब मुझे पहले चीन जो है वो ये जंग बंद करवा के देगा। और अकॉर्डिंग टू चाइनीज़ एकेडमिक्स एंड रिसर्चर्स, जाहिर है कि चीन को अगर ये जंग बंद करवानी है तो दोनों साइड्स का मौक़िफ़ चीन को लेकर चलना पड़ेगा। कुछ ईरान की बात मानी जाएगी, कुछ अमेरिका की बात जो है
मानी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी क्लेम किया है कि वो चीन के साथ उनकी टीम ईरान के साथ हमारे राब्ते हैं और बातचीत हो रही है। इसका मैं मज़ीद आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी पहले मैं आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि जिसका पिछले व्लॉग में मैंने जिक्र किया था कि किस तरह से यूरोप की लीडरशिप ने और नेटो ने शट अप कॉल दी है पिछले 24 घंटे में डोनाल्ड ट्रंप को। हुर्मुज़ का जो वो कह रहे थे कि मैंने स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खोलने के लिए हुर्मुज़ कोएलिशन मैंने बनानी है, और मैंने कहा था कि इसकी इम्प्लिकेशंस होंगी अमेरिका के अंदर, इस चीज़ को एब्जॉर्ब किया जाएगा, इसका एक रद्द अमल होगा, ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को कमज़ोर करेगी। और अब लग रहा है कि ये चीज़ डोनाल्ड ट्रंप को बहुत तेज़ी से कमज़ोर कर रही है। और जिस तरह से जर्मनी ने, स्पेन ने, बरतानिया ने, इटली ने और किसने किया, और नेटो ने, बिकॉज नेटो ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं दी, लेकिन नेटो के जो ऑफिशल्स हैं उन्होंने मीडिया को क्लैरिफाई किया है। उससे ये बड़ा हम्बलिंग मोमेंट है अमेरिका के सदर के लिए, बिकॉज अब अमेरिका में लोगों को नज़र आ रहा है कि अमेरिका का सदर, जिसको दुनिया का सबसे प्रोवर्बली सबसे मजबूत शख्स समझा जाता है या एग्जेक्टिव समझा जाता है पब्लिक ऑफिस में, वो इस वक्त तनहा है। उसके जो ट्रेडिशनल एलाइज हैं, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, नॉर्डिक कंट्रीज़, स्विट्ज़रलैंड, वो सब जो है उससे अलग हो गए हैं, तन्हा हो गए हैं। वो इसकी जंग को सिग्नल कर रहे हैं कि ये जंग बेमकसद है, इसकी स्ट्रेटेजिक सेंस नहीं है, इसके गोल्स क्लियर नहीं है। ये जंग करने से पहले आपने इसराइल की खातिर ये जंग की है, आपने हमसे इस जंग को डिस्कस नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका के सदर गुज़िश्ता 24 घंटे में पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा अकेले, तन्हा, आइसोलेटेड नज़र आ रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ इट प्रॉब्लम यह है कि ये जंग को 10% लोग भी शायद अमेरिका के अंदर इसको अप्रूव नहीं करते। जब शुरू में इसकी बात हो रही थी कि कितने लोग इसको करते हैं, तो प्रॉब्ली 12% या मैक्सिमम 12%, 13-14% का फिगर था। लेकिन अब जाहिर है कि जंग की तबाहकारी इस किस्म की है, ख़ास करके जिस तरह से ईरान में स्कूल की बच्चियाँ जो हैं वो शहीद हुई हैं, उसके बाद अमेरिका में ये जंग इंतहाई गैर मकबूल है और इसे इसराइल की जंग जो है वो समझा जा रहा है। तो जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं इस वक्त, जैसे पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट है ही नहीं, पाकिस्तान में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ही है। तो पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हो या ईरान या हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हो या सऊदी अरब की रॉयल हो, MBS की टीम हो, और फिर जितनी GCC कंट्रीज़ हैं, उन सब को देखना पड़ेगा कि अमेरिका के अंदर और यूरोप से इस जंग को किस तरह से महसूस किया जा रहा है, इसके बारे में किस किस्म के कमेंट्स और क्या एनालिसिस इसका अमेरिका में है। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इन तमाम गवर्नमेंट्स को देखनी पड़ेगी। अभी तक लग रहा है कि GCC की गवर्नमेंट्स या पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने ठीक तरह से इस चीज़ को, या इवन हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस जंग की परसेप्शन जो है अमेरिका के अंदर यूरोप में, उसको उन्होंने ठीक तरह से फैक्टर इन नहीं किया। इसमें एक और चीज़ को फैक्टर इन करने की ज़रूरत है, पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी और GCC की लीडरशिप को भी। और वो ये चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन के ऊपर, कि NBC ने एक न्यूज़ पोल इशू किया है जो कहते हैं कि 27 फरवरी से 3 मार्च के दरमियान में 1000 रजिस्टर्ड अमेरिकन वोटर्स की ओपिनियन है, जिसमें वो कहते हैं कि एरर ±3% हो सकता है। और ये एक कंपैरिजन है कि 2023 से लेके 2023 से 2026 तक, 2023 से 2026 के दरमियान में अमेरिकन वोटर्स की जो ओपिनियन है डिफरेंट एज ग्रुप्स में, जिसमें 18 से 34 बरस के लोग भी हैं, 34 से 50 बरस के लोग भी हैं, 50 से 65 बरस की उम्र के लोग भी हैं, और 65 बरस की उम्र के ज़्यादा के लोग भी हैं। उनकी ओपिनियंस जो है विज़ इज़राइल, कि वो इसराइल को कैसे देखते हैं, वो इसराइल को पॉजिटिवली देखते हैं, नेगेटिवली देखते हैं, या उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, न्यूट्रल है, उसमें किस तरह से फ़र्क पड़ा है। और ये मैं अगर आपको दिखाऊँ, इसको गौर से देखें, मैं चाहूँगा मैं इसको रख सकूँ स्क्रीन पर ज़्यादा देर के लिए। आप ये देखें कि जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं, जिनकी उम्र 65 बरस से ज़्यादा है, उनकी ओपिनियन में शायद उतना फ़र्क नहीं पड़ा होगा, बिकॉज आपका एक मेंटल इनर्शिया बन जाता है उम्र में। लेकिन वहाँ भी बहुत फ़र्क पड़ गया। यानी 2023 में अगर इसराइल की नेगेटिविटी सिर्फ 12% थी, तो अब बढ़ के वो 21% हो गई है। यानी अगर 12 का डबल हो तो 24 हो, तो ऑलमोस्ट डबल के करीब हो गई है। जो 50 से 64 बरस की उम्र है, उसमें अगर 15% नेगेटिविटी थी 2023 में, तो अब वो 30% हो गई है। यानी इसराइल को 30% लोग जो हैं वो मनफी देख रहे हैं। जो इससे कम उम्र है, जो अब आ जाए, जिसमें ज़्यादा मैक्सिमम आबादी एग्जिस्ट करती है वोटर्स की, 35 से 49 वर्ष के दरमियान में 33% लोग अगर 2023 में
اسرائیل کو منفی طور پہ دیکھتے تھے، نیگیٹو دیکھتے تھے، خار کھاتے تھے، اب وہ 43%، 43% لوگ جو ہیں وہ منفی دیکھ رہے ہیں۔ اور جو سب سے بڑا یعنی ینگ گروپ ہے جو میٹر کرتا ہے فیوچر کے لیے اسرائیلی لابی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ 18 سے 34 برس کی عمر ہے، جہاں اگر 2023 میں 37% لوگ اسرائیل کے خلاف تھے اور اس کو منفی طور پہ دیکھ رہے تھے، اب وہاں 63%، 63% لوگ، اگر میں صحیح بول رہا ہوں اردو اس کی، 63% لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کو منفی طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پازیٹیوٹی کتنی رہ گئی ہے اسرائیل کی؟ پازیٹیوٹی اگر کم سے کم 13% ہے سارے گروپس میں، اور میکسیمم 20% ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اس وقت اسرائیل کے۔ یہ وہ اسرائیلی لابی جس نے امریکہ کی پبلک اوپینین کو کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا کم از کم 50 برس سے، وہ جو فلسطینیوں کا خون نکلا ہے، بہایا ہے انہوں نے، وہ جو فلسطینی انہوں نے مارے ہیں، اور جو ظلم و ستم انہوں نے غزہ میں کیا ہے، اور اب جو ایران میں ہو رہا ہے، اس کا یہ نتیجہ ان کے ساتھ نکل رہا ہے۔ اب یہ اسرائیلی لابی کی طاقت کے لیے یہ چیز اور اس کے مستقبل کے لیے یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ یہی صورتحال اس وقت برطانیہ میں بھی ہے، جرمنی میں بھی ہے، فرانس میں بھی ہے، اسپین کے حالات آپ دیکھ چکے ہیں، اٹلی میں بھی ہے، نارڈک میں، سویڈن میں، ڈنمارک میں، ناروے میں، آسٹریلیا میں، نیوزی لینڈ میں، ہر طرف اسی قسم کی سچویشن ہے۔ اور یہ وہ چیز ہے جسے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو اپنے تمام تر مستقبل کا دار و مدار زائنس لابی کے ساتھ کرنا چاہ رہی ہے، انہیں اسے، اور اگر جنرل عاصم منیر کو یہ چیز ذاتی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی اپنی کسی وجہ سے، تو کم از کم جو باقی ان کے کو کمانڈرز ہیں، جی ایچ کیو ہے، جو نیول کمانڈ ہے، جو ایئر کمانڈ ہے، جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے پاکستان کی، اس کو ان چیزوں کو اور سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ وہی چیز ہے جس کا میں نے ایک پچھلے ویلاگ میں آپ سے ذکر کیا تھا کہ پروفیسر جان مرشائمر، جو امریکہ کے بہت ہی ریسپیکٹڈ، بلکہ پوری دنیا کے بہت ہی ریسپیکٹڈ ریئلسٹ اسکول کو لیڈ کرتے ہیں، یونیورسٹی آف شکاگو کے پروفیسر، ان کا میں انٹرویو دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ 2006 میں جب میں نے اسٹیون والٹس سے مل کے کتاب لکھی تھی اسرائیلی لابی، تو بہت کم لوگ ایسے تھے امریکہ کی پالیٹکس میں یا امریکہ کی سوسائٹی کے اندر جو اسرائیلی لابی کا نام لیتے تھے کھل کے۔ لیکن آج آپ دیکھیں کہ کیا حالات ہیں کہ کھلم کھلا لوگ اسرائیلی لابی کے خلاف بات کر رہے ہیں، اور اب وہ بات کرنے والوں میں کانگریس مین بھی ہیں، اس میں سینیٹرز بھی ہیں، اس میں میڈیا کے ٹاپ لوگ بھی ہیں۔ اگر آپ ٹکر کارلسن کو دیکھ لیں، اگر آپ اسٹیو بینن کو دیکھ لیں، کینڈس اوون کو دیکھ لیں، لیکن اس کے اندر اب گورنرز بھی ہیں، اس کے اندر امریکہ کی اسٹیٹس کے کئی گورنرز بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نے یہ جنگ ہمارے سے اس وقت کروائی۔ اب جو میں نے کہا نا کہ ویریس ریزنز ہیں، بہت سے ریزنز ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیوں انڈر پریشر ہے اس وقت فیل کر رہے ہیں، اس میں ایک بہت بڑا ریزن یہ بھی پیدا ہو گیا ہے کہ ان کے جو ایلائز تھے، جن سے ڈونلڈ ٹرمپ نے بلینز آف ڈالرز لے لیے امریکہ کے نام کے اوپر اور ان کی محبت کے نام پہ، وہ جی سی سی کی کنٹریز کی اکانومی جو ہے وہ اسٹینڈ سٹل میں ہے، وہ چیخیں مار رہے ہیں، اور وہ ہیں ویسے چیخیں مارنے کے قابل جو انہوں نے حرکتیں کی ہیں آج تک کی بیسس دے کے، لیکن بہرحال چیخیں مار رہے ہیں۔ اور ایک سوال جو ڈونلڈ ٹرمپ سے مسلسل پوچھا جا رہا ہے، جو ابھی لیٹسٹ ان کی منڈے کی پریس کانفرنس میں ان سے سوال پوچھا گیا، ایک بندے نے کھڑے ان سے سوال پوچھا رپورٹرز نے کہ مسٹر پریزیڈنٹ، کیا آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ ایران جو ہے وہ جی سی سی کنٹریز پہ آپ جو حملہ کر دیا ایران پہ، تو ایران جی سی سی کنٹریز کو ہٹ کرے گا؟ تو ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ جھوٹ بولنے میں بہت ہی زیادہ اسپیشلائز ہو چکے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے تو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ اس طرح سے ایران ریئیکٹ کرے گا، بیکاز یہ جو سارے لوگ ہیں، یہ عرب ہیں، یہ تو ایران کے نیبرہڈ میں رہتے ہیں، ان کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بزنس کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، اس طرح سے انہوں نے بات آگے سے کی۔ اور یہ اصل میں انہوں نے کیا کہا، یہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ کے ذہن کی کوئی کنفیوژن ہے یا وہ اتنے نادان اور اتنے بچے؟ ہرگز نہیں۔ یہ ٹوٹل ایک پی آر کیمپین ہے جو امریکہ، اسرائیل اور عرب ممالک، جی سی سی کنٹریز گزشتہ کئی دنوں سے مل کے چلا رہے ہیں، جس میں معصومیت شو کی جا رہی ہے کہ ہمیں بڑی حیرانگی ہے کہ ایران نے یہ کیا کر دیا، ایران کا بیہیویئر بڑا سٹرینج ہے، ایران بڑا ایول ہے، بڑا خبیث ہے۔ اور اس کے لیے آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کی کم از کم اسٹریٹجی یہ ہے کہ سوڑی شکل کی منسٹرز انہوں نے انلیش کی ہوئی ہیں، خواتین اسی کام کے لیے رکھی ہوئی تھیں انہوں نے، اور تو ان کی ساری کی ساری رائلٹی ہی وہاں ڈیسیجن میکنگ کرتی ہے۔ آپ سبھی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ وہاں تمام ڈیسیجن میکنگ رائلٹی کرتی ہے ٹاپ پہ، اور یہ منسٹر صرف مصنوعی دکھانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو لانچ کی ہیں وہ ریم الہاشمی صاحبہ ہیں، جنہوں نے آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو بات کرتے ہوئے، اور ان کی کٹ لگ گئی ہے پوری دنیا میں، جب ان سے آسٹریلین براڈ کاسٹنگ کی جو اینکر پرسن تھی اس نے کہا کہ آپ امریکہ اور اسرائیل کو کیا ایڈوائز کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہ جنگ شروع کی ہے، تو کہنے لگی کہ ارریسپیکٹیو آف دیٹ ایران کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہم تو حیران ہیں، اللہ کرے کہ ایران جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیسے کر رہے ہیں۔ انگلش اچھی بولتی ہیں لیکن دماغ ان کا بالکل فارغ تھا امریکن۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ انفارچونیٹلی امریکہ میں جھوٹ بول رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ یو ای میں جھوٹ بولنے سے فرق نہیں پڑتا، مسلم دنیا میں کہیں پر بھی ویسے جھوٹ بولنے سے فرق نہیں پڑتا، ہم جھوٹ بولنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ لیکن امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کا جھوٹ زیادہ دیر چلا نہیں، بیکاز دو امریکن آفیشلز نے، یو ایس آفیشلز نے
न्यू यॉर्क टाइम्स को और बाकी अखबारात को ये बताया कि प्रेसिडेंट सच नहीं बोल रहे। प्रेसिडेंट को बड़ी क्लियरली ये बता दिया गया था कि जैसे ही हम ईरान पे स्ट्राइक करेंगे, ईरान जीसीसी कंट्रीज़ को टारगेट करेगा। पता नहीं प्रेसिडेंट की क्या वजह है कि प्रेसिडेंट की झूठ बोल रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। उनको ये भी बात पता है कि ईरान प्रेसिडेंट को ये भी बता दिया गया था कि यूएसएस जेरल्ड फोर्ड जो बहरी बेड़ा है, वो 1 साल से उसकी सर्विस नहीं हुई, वो मसलसल समंदर के ऊपर है, कैरिबियन में डिफरेंट जगहों पे। उसको वापस अपने होम बेस पे आना है अपनी सर्विस करने के लिए। और ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है? आपको पता है कि जंग 4 दिन इसलिए डिले हो गई थी कि वो उसके सीवेज सिस्टम सारा का सारा ख़राब हो गया था। उसको क्रेट में यूनान के एक साहिल पे उसको अपनी रिपेयर करनी पड़ी टेम्परेरी तौर पे। पिछले हफ्ते उसमें आग लग गई, उसके लॉन्ड्री के सेक्शन में। बहुत से लोग समझते हैं कि शायद तख़रीबकारी हुई या हमला हुआ। बहरहाल ऑफिशियल पोजीशन ये है कि आग लग गई और उस आग को बुझाते हुए 30 घंटे लगे हैं। तो ज़ाहिर है कि वो जो है बहरी बेड़ा भी अपनी असल शक्ल में नहीं है। और अकॉर्डिंग टू न्यूज़ डोनाल्ड ट्रंप को ये सब कुछ बता दिया गया था और उनके चेयरमैन डैन केन जो हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को ये भी बताया था कि इस जंग को सफिशिएंटली हैंडल करने के लिए हमारे पास इंटरसेप्टर्स, एम्यूनेशन, इक्विपमेंट और बहुत सी चीज़ें और इतनी फ़ौज हमारे पास नहीं है कि हम इस जंग को प्रोलॉन्ग कर सकें। लेकिन अब यूएसएस जेरल्ड फोर्ड को ये बता दिया गया है कि ये उसको वहाँ पर पर्शियन गल्फ़ में जहाँ वो इस वक्त मौजूद है, इस वक्त इनफैक्ट वो रेड सी के अंदर मौजूद है। हूतीज़ की मुमकिन अगर हूतीज़ डिसरप्ट करें ऑयल ट्रैफिक को रेड सी से, उसको मैनेज करने के लिए, तो उसको मई तक 5वें महीने तक उसको वहाँ पे रहना पड़ेगा। अभी हम तीसरे महीने के अंदर है। मैंने कहा कि बहुत सी रीज़न्स हैं ट्रंप परेशान क्यों हैं। ट्रंप ने वहाँ पे ये भी क्लेम किया कि हमारी टीम जो है वो अब ईरानियंस के साथ इन टच है। ट्रंप का कहना ये था कि वो हमसे बात करना चाहते हैं, वो हमसे डील करना चाहते हैं। मुझे पता नहीं क्या बातचीत हो रही है, उन्होंने कुछ इस तरह करके बात की। झूठ बोल रहे थे क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा आदत है इस तरह की बातें करने की। और एक्सियोस की स्टोरी है पब्लिकेशन की, विच इज़ एन इनसाइडर ऑफ द वॉशिंगटन पॉलिटिक्स, के स्टीव विटकॉफ जो है वो अब्बास अरक्ची के साथ इन टच है। अमेरिकन सोर्सेज का जो जिन्होंने एक्सियोस को ये स्टोरी लीक की है, अमेरिकन ऑफिशियल्स ने, उनका कहना ये है कि ईरानियों ने हमें कांटेक्ट किया है बातचीत करने के लिए। लेकिन ड्रॉप साइड की स्टोरी ये कहती है कि स्टीव विटकॉफ मसलसल 2-3 दफ़ा उन्होंने टेक्स्ट किया है ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची को, जिनके साथ उनकी पहले नेगोशिएशन हो रही थी जेनेवा के अंदर, जो ओमान करवा रहा था। लेकिन अब्बास अरक्ची ने, जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके टेक्स्ट मैसेजेस का जवाब नहीं दिया। इसी 24 घंटे में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरक्ची ने एक ट्वीट भी किया है जो बड़ा मानाखेज़ है। उन्होंने कहा कि कोई कम्युनिकेशन, कोई राब्ता, कोई नेगोशिएशन हमारी अमेरिका के साथ नहीं हो रही और ना ही हमने कोई सीज़ फायर हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। और ये जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन अमेरिका से दी जा रही है, ये पब्लिक को, मीडिया को और ऑयल कंपनीज़ और ऑयल मार्केट्स को और ऑयल ट्रेडिंग सेक्टर्स को मिसलीड करने के लिए दी जा रही है ताकि उनका एतमाद बहाल हो सके। और ज़ाहिर है कि ये बात समझ आती है, इस बात में बहुत वज़न, लॉजिक और मंतक है। उसकी वजह ये है कि तेल वो प्रिंसिपल एलिमेंट है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप की इस वक्त ज़हनी हालत बहुत बुरी है। बिकॉज अमेरिका के प्रेसिडेंट की हैसियत से अगर इंटरनेशनल इकॉनमी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है तो उसकी तमाम तर जिम्मेदारी अमेरिका के सदर के ऊपर आ जाएगी। उसमें यूरोप की तमाम इकॉनमीज़ हैं, जापान है, साउथ कोरिया है, उन सब की जिम्मेदारी उनके ऊपर आती है। और सूरत हाल ये है कि रिज़र्व्स जो हैं वो अमेरिका के खोल दिए गए हैं। 170 या 75 मिलियन बैरल्स जो हैं वो मार्केट में दिए जा रहे हैं। दूसरी तरफ से इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, जिसको 1973 के बाद बनाया गया था, मगर पहली दफ़ा वो मजबूर हुए हैं कि 400 मिलियन बैरल्स उन्होंने इंटरनेशनल रिजर्व्स अपने खोले हैं। मज़ीद रिजर्व्स वो खोलेंगे। और रशियन ऑयल जिस पर सैंक्शन लगाई गई थी उसको भी जो है खोलना पड़ गया है। यूरोपियंस मसलसल दुहाई दे रहे हैं कि रूसी बहुत पैसा बना लेंगे, बिकॉज पहले वो अपना बहुत सस्ता बेच रहे थे, $40-50 पर बैरल पे बेच रहे थे। अब उन्होंने वो चौड़े हो गए हैं, उन्होंने $90 से ज़्यादा पे बेचना शुरू कर दिया। इवन हिंदुस्तान जो उनका पुराना पार्टनर था और उनसे डिस्काउंटेड ख़रीद रहा था, उनको भी अब रशियन जो है वो तेल जो है वो कह रहे हैं कि अब ज़्यादा नखरे मत करो, अब तो ज़ाहिर है कि सैंक्शंस, अब तो ज़ाहिर है तुम्हें ख़रीदना है हमारे से तेल, तो वो $90 पर उनको बेच रहे हैं। लेकिन इसमें मैंने इंटरेस्टिंग एक वीडियो रिपोर्ट ये देखी कि सबसे ज़्यादा इसका प्रॉफिट जो है वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज लेंगी, जो इस सूरत हाल में अगले चंद हफ्तों में ही $60 बिलियन, मैं गलत ना समझें, $60 बिलियन का एडिशनल प्रॉफिट के रेवेन्यू जो है वो अमेरिकन ऑयल कंपनीज इन ऑयल प्राइसेस के नतीजे में जनरेट करेंगी। यानी मेरी तरह के गरीब लोग जो हैं, हमसे अमेरिका के अंदर जो हमारी जेब से पैसे निकलेंगे वो अमेरिकन कंपनीज की जेब में पैसे जो हैं वो चले जाएंगे। एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इस वक्त हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान में भी है। मैं अभी अफगानिस्तान पे भी आता हूँ और वो सिचुएशन ये है कि इस वक्त हिंदुस्तान के 22 ऑयल टैंकर्स जो हैं वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के आगे पीछे हैं, जो ईरान की परमिशन का वेट कर रहे हैं। और ईरानियंस अकॉर्डिंग टू न्यूज़
نے انڈینز کو یہ کہا ہے کہ وہ جو 3 ٹینکر انہوں نے ایران کے پکڑے ہوئے ہیں، وہ پکڑ لیے تھے چند دن پہلے، اس کو وہ ریلیز کر دیں، جن کو بلیک ٹریفک یا بلیک کنٹینر ٹریفک یا ڈارک ٹریفک کے الزام میں ہندوستانیوں نے پکڑ لیا تھا کہ ان کے پاس پراپر آئی ڈی نہیں ہے، اور یہ کچھ ایک دوسرے جہاز سے دوسرے جہاز میں تیل یا کوئی چیز جو ہے وہ ٹرانسفر کر رہے تھے۔ اور ویسے تو ہندوستان کی حکومت نے اور ایران کی حکومت دونوں نے اس بات کو ڈینائی کر دیا، لیکن بات میں بڑی جان ہے اکارڈنگ ٹو روئٹرز۔ لیکن روئٹرز سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب یہ جہاز پکڑے تھے ہندوستان نے وائلیشن کرنے کے لیے، تو ایرانین اسٹیٹ کمپنی جو ہے، جو اسٹیٹ آئل کمپنی ہے، اس نے کہا تھا ہمارے نہیں ہیں، لیکن وہ واقعی ان کے نہیں ہیں، بیکاز اب یہ پتہ چلا ہے کہ وہ جگوندر سنگھ ایک انڈین بڑے کامیاب بزنس مین ہیں جو یہ تمام ڈارک ٹریڈ کرتے ہیں سمندروں کے اوپر، یہ ان کے ہیں، وہ کنسلٹنٹ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میرے ہیں، اور ہم نے کچھ غلط کام نہیں کیا، اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمارا خیال ہے کہ ہندوستانی، میرا خیال ہے کہ چھوڑ ہی دیں گے بہت جلدی، لیکن اب مانا نہیں جائے گا۔ اب آئے تھوڑا سا پاکستان کی صورتحال کی طرف دیکھیں، جہاں حالات بہت ہی ذہنی طور پہ برے ہیں۔ دنیا کے اکثر ملکوں کے حالات بہت برے ہیں، لیکن جتنے پاکستان کے ایتھیکل اور اخلاقی حالات پتلے اور برے ہیں، اتنے شاید دنیا میں اکثر جگہوں پہ برے نہیں ہیں۔ اور اس کی اگزامپل دیکھیں کیا ہے۔ اس کی اگزامپل یہ ہے، اب آپ ساری دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایران میں ایک اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ شہید ہوئیں اور ان کے اوپر حملہ ہوا، تو امریکہ میں کتنی بڑی کھپ پڑی اور کتنی امریکہ کی حکومت جو ہے وہ ذلیل ہوئی ہے۔ لیکن پاکستان کے اندر گزشتہ 24 گھنٹے میں جو افغانستان کے اندر پاکستان ایئر فورس نے اسٹرائک کی ہے، جس کے نتیجے میں افغانستان کی منسٹری آف ہیلتھ، اور صرف منسٹری ہیلتھ ہی نہیں، وہاں پر جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہیں، انٹرنیشنل جو میڈیکل ریلیف آرگنائزیشنز ہیں، جو انٹرنیشنل میڈیا کے رپورٹرز ہیں، سب کہہ رہے ہیں کہ ایک منشیات کا جو لوگ ہوتے ہیں، جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں، ان کے ہاسپٹل کو پاکستان ایئر فورس نے ٹارگٹ کیا ہے، اور شاید ڈیتھ ٹول وہاں 400 تک چلا جائے۔ پاکستان کے اخباروں میں اس کا ٹھیک طرح سے ذکر بھی نہیں ہو رہا۔ پاکستان کا انگریزی کا سب سے بڑا جو اخبار ہے ڈان، وہاں پر مسلسل عطا طارر صاحب کی سٹیٹمنٹس کو بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے، ان کے کلیمز کو دہرایا جا رہا ہے۔ افغان گورنمنٹ کی بات کو 2 لائنیں کر کے انہوں نے فارغ کر دیا ہے، اور کلیم یہ ہے کہ، اور کلیمز اتنے ریڈیکلس ہیں، اتنے مزاحیہ کلیمز ہیں پاکستان کی حکومت کے یا عطا طارر صاحب کے، یہ جو بھی ہیں، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ باقی سب تو ہیں ہی، وہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں ہندوستان اور اسرائیل ڈرونز بنا رہے ہیں ہمارے اوپر حملے کرنے کے لیے۔ وہ جو بیسکلی روڈومنٹری قسم کے ڈرونز ہیں، انتہائی نکمے قسم کے، وہ تو میرا خیال ہے کہ اسکول کے بچے بھی بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہندوستان پہ تو چلیں، ہمیں عادت ہی ہے، ہندوستان پاکستان کے حالات ہی اس قسم کے ہیں کہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ ہمارا نام لے لیتے ہیں، ہم ان کا نام لے لیتے ہیں۔ لیکن اسرائیل، یعنی جھوٹ بولنے کی، بکواس کرنے کی جو کیپیسٹی پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے، اور لوگوں کو پھدو بنانے کی، وہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوگی، کہ اسرائیل جو ہے وہ افغانستان میں آ کے ڈرونز بنانے میں ان کی مدد کر رہا ہے افغان طالبان کی، تاکہ پاکستان کے اوپر حملے کیے جائیں۔ مطلب کیا پاکستانی قوم کی بیچاری کی قسمت ہے کہ ان کو اس قسم کے جھوٹ جو ہیں وہ سننے میں ملتے ہیں۔ اس کو ذرا کمپیئر کریں کہ پاکستان کے ڈان اخبار کے حالات دیکھیں۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ نیو یارک ٹائمز تو جھوٹ بولتا ہے، آپ میں سے بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ خلل پایا جاتا ہے، وہ ہر وقت لکھتے رہتے ہیں اس قسم کی باتیں۔ پچھلے چند دنوں میں نیو یارک ٹائمز نے سنگل ہینڈڈلی فوٹیج کا انالیسس کر کے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ہوش اڑا دیے۔ بار بار ہر 6-8 گھنٹے کے بعد نیو یارک ٹائم، جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کیا ہوا، ایران نے کر دیا، نیو یارک ٹائمز میں چھوری چھپتی تھی فوری طور پہ کہ پریزیڈنٹ صحیح نہیں کہہ رہے، اور یہ امریکن ہمارا ہی ٹوماہاک مسل ہے، جس کے نتیجے میں ایرانی اسکول کی بچیاں جو ہیں وہ ماری گئی ہیں، جاں بحق ہوئی ہیں، یا ہم کہیں گے کہ شہید ہوئی ہیں، اور اسے کہتے ہیں اور کوئی اس کی وجہ نہیں ہے، اور انہوں نے پوری فوٹیج کا انالیسس کر کے ثابت کر دیا۔ پاکستان کے ذرائع ابلاغ کے حالات دیکھیں، پاکستان کی ایتھیکل مورل ڈیتھ دیکھیں، کہ ایک جرم کیا ہے پاکستان کی ایئر فورس نے، اسے ماننے کی، اسے ڈسکس کرنے کی اس ملک میں کسی کو ہمت نہیں ہو رہی، ٹھیک۔ اور یہ ایک کلیئر کٹ، اسے کہتے ہیں اسے کہتے ہیں یہ ایک کیا کہیں گے کہ انسانی حقوق کی وائلیشن ہے، رائٹ ٹرم میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اٹس اے کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، جس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں کسی کو ہمت ہی نہیں ہے کہ اس کی سوال اٹھا سکے، اس کی آواز اٹھا سکے، اس کی ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔